Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सो मैं शालिनी महेंद्रास आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए और आज है एक स्पेशल डे। तो स्पेशल डे के लिए स्पेशल क्लास तो बनती है, यानी कि टुडे इज 2 अक्टूबर और आज है गांधी जयंती, राइट। तो गांधी जी के रूल्स तो सभी को पता ही होंगे, है ना। आप बिल्कुल भी वॉयलेंस नहीं और सारी चीजें इसमें आपकी इंक्लूडेड है। तो अगर मैं कहूं कि अगर गांधी जी के पथ पर चलना है, बट ये मत करो। आज के टाइम पे तो ये होता है कि अगर एक गाल पे किसी ने मारा तो हम दूसरा उसके गाल पे मार देते हैं, दूसरा गाल आगे नहीं करते हैं, राइट एवरीबॉडी। तो चलिए, हैप्पी गांधी जयंती एवरीबॉडी। जल्दी से 30 on 30 यानी कि जो 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है हमें कुछ क्वेश्चंस दिए ही जाते हैं छोड़ने के लिए, ये तो आप सभी को पता होगा। तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए एज मच एज यू कैन एंड डू मार्क योर डिजिटल अटेंडेंस बिकॉज दिस इज वेरी वेरी नेसेसरी गाइज, राइट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आयर का सिस्टम। एक एक करके सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहला पार्ट है क्वेश्चन का, ये लिखा है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज अ ब्लैंक स्पेस। हर एक सेंटेंस में एक ब्लैंक स्पेस है, यानी कि क्वेश्चन समझ में आ गया किससे रिलेटेड है, फिल इन दी ब्लैंक से, यस और नो। फिल इन दी ब्लैंक से रिलेटेड है और उसके अगेंस्ट आपको दिए गए हैं 5 ऑप्शंस। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है ताकि वो अप्रोप्रिएटली ब्लैंक में क्या हो जाए, फिट हो जाए। चलो बाबा फिर करते हैं इसको। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इजी है, फटाफट से इसको करिए एवरीबॉडी, फास्ट। स्टार्टअप्स आर वेरी इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस मतलब जब कोई परेशानी आ जाती है एट दैट टाइम, तो स्टार्टअप्स क्या हो जाते हैं। टाइम इज रनिंग अप, फटाफट से देखो। जब कभी हम बात करें अगर वल्नरेबल की, तो वल्नरेबल मतलब होता है जो चीजें बहुत ज्यादा वीक होती है, इजिली उनको आप हर्ट कर सकते हो। वॉयलेंट मतलब हिंसात्मक। हेफ्टी अगर हम बोलें तो जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हैवी होता है ना, उसके लिए हम बोलते हैं हेफ्टी, स्ट्रॉन्ग एंड हैवी। ग्रेटफुल एक होता है GREAT यानी कि महान वाला ग्रेट, एक होता है आपका ग्रेटफुल। तो जब यहां पे हम ग्रेटफुल की बात करेंगे, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, है ना, तो यहां पे यू आर शोइंग थैंक्स। तो ये ग्रेटफुल कहीं ना कहीं आप किसी का शुक्रिया अदा करते हैं, यू आर शोइंग थैंक्स और रिस्पेक्ट। क्विवरिंग मतलब शेकिंग, शेक करना, एकदम क्विवर करना। तो स्टार्टअप्स क्या होते हैं, क्विवर होते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं, हेफ्टी हो जाते हैं, ग्रेटफुल हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया है। वल्नरेबल हो जाते हैं जब क्राइसिस का समय होता है और आप स्टार्टअप अगर किसी चीज का करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा स्टार्टअप नहीं हो पाता है क्योंकि स्टेज बहुत ही ज्यादा वीक होती है, राइट एवरीबॉडी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर years of rivalry the companies agreed to a। बहुत सारे दिनों के राइवलरी के बाद कंपनी किस चीज पे अग्री करी, बताइए फटाफट से। टाइम इज रनिंग अप गाइस। राइवलरी एक होता है ना कि युद्ध जैसा एक दूसरे के बीच में, तो उसे हम बोलते हैं। तो ये राइवलरी क्या होता है, आफ्टर ईयर्स ऑफ राइवलरी, बहुत सालों से एक जो एक कॉम्पिटिटिव स्टेज बनी हुई थी, है ना, एक राइवल जैसा था कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। कंपनी ने किस चीज पे अग्री किया, वर्ड क्या यूज हो गया, अग्री किया। तो अग्री टू अ ट्रायल, ट्रायल के लिए तो अग्री नहीं करेंगे। ट्रूस क्या होता है, एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट होता है कि अब भैया अब हम फाइट नहीं करेंगे, तो हम बोल सकते हैं एन एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कहीं ना कहीं ये वर्ड एकदम अप्रोप्रिएट लग रहा है ना। और अगर हम देखें यहाँ पे लेटेंट, तो लेटेंट हीट होती है ना, जैसे लेटेंट हीट होती है अगर हम बोलें तो लेटेंट भी आपका उसी के तरीके से होता है। लेटेंट हीट मतलब होता है एक हिडन और डॉर्मेट फॉर्म जो होता है ना, हिडन फॉर्म या डॉर्मेट फॉर्म, है ना, उसे हम बोलते हैं लेटेंट। और रेवरेंट,
तो रेवरेंट को आप रिलेट कर सकते हो किससे? रेवरेंस से। अगर हम देखें तो रेवरेंट को आप किससे रिलेट कर सकते हो? रेवरेंस से, है ना। तो यानी कि एक तरीके से यू आर शोइंग रिस्पेक्ट टू समबडी, आप किसी को रिस्पेक्ट शो कर रहे हो, तो अकॉर्डिंगली आप क्या यूज करोगे? रेवरेंट। स्टॉन्च यू ऑल नो। तो यहाँ पे ट्रूथ सबसे बेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि आफ्टर इयर्स ऑफ राइवलरी कंपनी ने अग्री किया टू अ ट्रूथ, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया ट्रूथ, बिल्कुल सही जवाब। चलो नेक्स्ट। देयर आर मेनी अदर इश्यूज बट रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑफ इंपॉर्टेंस। बहुत सारे अदर इश्यूज हैं, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट ही कम कर दिया जाएगा तो किस चीज का इंपॉर्टेंस होगा? बताइए फटाफट। फास्ट एवरीवन। टाइम इज रनिंग अप, एक्चुअली इट्स रन अप हो ही चुका है। तो यहाँ पे लिखा है मेनी अदर इश्यूज बट रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इज ऑफ इंपॉर्टेंस। पैराडाइम काइंड ऑफ एन एग्जांपल ऑफ समथिंग, एक तरीके का किसी चीज का आप जब उदाहरण देते हैं ना, तो हम उसे बोलते हैं पोटेंट। जैसे ओमनी मतलब क्या होता है? सब जगह। तो ओमनी पोटेंट क्या होता है? पोटेंट मतलब होता है कोई चीज जो बहुत स्ट्रॉन्ग या पावरफुल होती है। कोई चीज क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, बहुत ज्यादा शक्तिशाली। पैरामाउंट यू ऑल नो। अगर हम पैरामाउंट की बात करेंगे तो पैरामाउंट क्या होता है? हम कहते हैं ना पैरामाउंट, आप एक तरीके से माउंट से ही इसको आप रिलेट कर सकते हैं, है ना। पैरामाउंट से ही इसको रिलेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे इसको रिलेट? बताएं जरा। पैरामाउंट क्या होता है? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं पैरामाउंट, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आता है समथिंग इज फीबल। अच्छा, ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने वोकैबुलरी की क्लास में पढ़े हैं, है ना। जिसमें बहुत ज्यादा वीक होना, फीबल यानी कि कमजोर होना, विद लेस एनर्जी और विद नो एनर्जी और पावर। और अगर हम बोले कि डेवोट का मतलब क्या होता है, तो डेवोट का मतलब भी यही होता है, दैट इज वेरी रिलीजियस, बहुत धार्मिक जो होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं डेवोट। तो अगर आप अकॉर्डिंगली देखेंगे तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं कि बट रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑफ व्हाट? पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, मतलब इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग हिज एज द प्रिंसिपल ही हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द चिल्ड्रन। उसका सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस था बच्चों पर। तो ड्यूरिंग हिज एज द प्रिंसिपल, तो यानी कहीं ना कहीं अपने टेन्योर की बात कर रहे हैं, ऑफर की बात कर रहे हैं, एलिवेशन की बात कर रहे हैं, रेपुटेशन या डिनाइल की बात कर रहे हैं। फटाफट से बताइए, टाइम इज रनिंग अप गाइज। अपने टाइम पे अगर एज अ प्रिंसिपल की पोस्ट में थी वो, तो ही हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस, बच्चों पे उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था। डिनाइल मतलब किसी चीज को मना करना, है ना, किसी चीज को डिनाई करना या रिफ्यूज करना। ठीक। ऑफर आप सभी जानते हैं। एलिवेट करना मतलब किसी चीज को और बढ़ाना। टेन्योर इज अ ड्यूरेशन। टेन्योर क्या होता है? एक ड्यूरेशन होता है। और रेपुटेशन आप इमेज को बोलते हैं। तो ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि ड्यूरिंग टेन्योर या एक ड्यूरेशन नहीं कहेंगे, एक्चुअली पीरियड बोलेंगे, ड्यूरेशन नहीं बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। वो टाइम जिस टाइम पे वो थी वहां पे, तो ही हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस थे वहां पे, ही हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द चिल्ड्रन। तो हेंस आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट। द ऑफ वेल्थ डज नॉट गारंटी हैप्पीनेस। किस चीज का जो एक वेल्थ है वो हैप्पीनेस की गारंटी नहीं देता है? प्रोफेशन, इनोवेशन, रेगुलेशन, इलस्ट्रेशन या पोजीशन। पोजीशन मतलब किसी चीज का अधिकार, प्रोफेशन जो आपका प्रोफेशन होता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर। इनोवेशन मतलब न्यू न्यू आइडियाज जो आते हैं। रेगुलेशन रूल्स को बोलते हैं। इलस्ट्रेशन इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो बताओ यहां पे क्या आएगा? फटाफट से। द ऑफ वेल्थ डज नॉट गारंटी हैप्पीनेस, तो द प्रोफेशन ऑफ वेल्थ, द इनोवेशन ऑफ वेल्थ, रेगुलेशन ऑफ वेल्थ, इलस्ट्रेशन या पोजीशन ऑफ वेल्थ। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। आपका उस पे जो अधिकार है ना, वो हैप्पीनेस की गारंटी नहीं देता, यानी कि पोजीशन ही सबसे बेस्ट है। ये तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं। वेल्थ का कोई नया आइडिया तो होगा नहीं, वेल्थ का कोई नया रूल भी नहीं होगा। तो अकॉर्डिंगली आप देखेंगे
ऑप्शन नंबर 5 वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब आपको चूज करनी है करेक्ट मीनिंग किसकी, स्टेलमेट की। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। व्हाट इज दिस स्टेलमेट? इसका सिनोनिम आपको एक तरीके से बताना है। स्टेलमेट, बताइए। स्टेलमेट, स्टेलमेट, देखो स्टेल इज रिलेटेड टू, अगर हम देखें ना, स्टेल थोड़ा सा फूड से रिलेटेड भी होता है ना, एक तरीके से एक फूड से भी रिलेटेड होता है। और अगर हम इसका मीनिंग देखें तो स्टेलमेट का मतलब क्या होता है, जैसा कि अभी आप लोग आंसर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो काइंड ऑफ एक सिचुएशन होती है, एक ऐसे आर्ग्यूमेंट होती है ना, जहां पे कोई भी नहीं जीतता है या कोई प्रोग्रेस ही नहीं होती है ना। तो यानी कि एक तरीके से गतिरोध जैसे नहीं बोलते वैसे। और स्टेलमेट एक आपका क्या होता है, चेस में भी होता है। अगर आप लोग चेस खेलते होंगे या खेला होगा कभी, तो वहां पे भी एक पोजीशन होती है जहां पे गेम एंड हो जाता है बिना विनर के, है ना। बिना विनर के क्या हो जाता है, गेम एंड हो जाता है, ठीक पोजीशन होती है। तो स्टेलमेट का मतलब आपको समझ में आ गया, दिस द सिचुएशन इन एन आर्ग्यूमेंट। एक तरीके की क्या होती है किसी आर्ग्यूमेंट में, situation in an argument where no one wins, मतलब कोई भी जीतता नहीं है। तो डीजेनरेशन, किसी चीज को डीजेनरेट करना, इज समथिंग डिफरेंट। डेडलॉक मतलब एकदम ब्लॉक कर देना। एग्जॉशन, अगर हम बोलें एग्जॉस्ट हो जाना किसी चीज से, बहुत ज्यादा एकदम आप टायर्ड हो गए हैं, तो उसके लिए। और रिलक्टेंस मतलब क्या होता है, समथिंग अनविलिंगनेस, है ना, जहां पे आप अनिच्छुक होते हैं किसी भी चीज को करने के लिए। स्टबर्न मतलब बहुत ज्यादा जिद्दी होना। तो स्टेलमेट का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, स्टेलमेट मतलब जहां पे कोई नहीं जीतता, है ना। तो यहां पे हम इसके लिए बोलते हैं दैट इज डेडलॉक। एकदम ब्लॉक हो गया, ड्रॉ हो गया कि कोई चीज अब आप यहाँ पे आगे इससे नहीं बढ़ सकते, है ना। डेडलॉक में मतलब क्या होता है, इससे आप आगे नहीं बढ़ सकते, यहाँ पे दोनों साइड जो है किसी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं पहुंचती। तो एकदम सेम मीनिंग इसका होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, रिवैम्प, वर्ड इज वेरी इजी। रिवैम्प का मीनिंग क्या होगा, रिवैम्प, रिवैम्प करना किसी चीज को, फटाफट। टाइम अप। देखो रीवैम्प जैसे रिटर्न, जैसे आपका हो गया रीस्टोर, रीऑर्गेनाइज। ये जो री लगता है ना, ये किसी चीज को दोबारा से अच्छा बनाने के लिए ही होता है ना। तो यहां पे आप इसको बोल सकते हो टू चेंज समथिंग in order to make it more attractive, और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसको बदल देना। अब इसका मीनिंग क्या होगा, फिक्स करना, फ्रीज कर देना, या उसका मेकओवर कर देना। डिसेबल मतलब एकदम निहत्था कर देना। और मेम का मतलब होता है किसी चीज को हर्ट करना। एक MAM मैम, मैडम होता है, लेकिन एक MAIM शायद ये पहली बार आपने वर्ड सुना हो, इसका मतलब होता है टू हर्ट समबडी, इस तरीके से कि उसको अपंग बना देना, है ना, किसी शरीर का हिस्सा काट देना। तो यहाँ पे उसके सेंस में मेम यूज करते हैं। तो यहाँ पे रिवैम्प करना मतलब चीजों को मेकओवर कर देना, कहते हैं ना, आओ तुम्हारा मैं मेकओवर कर दूं कि और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखो, राइट। तो अकॉर्डिंगली आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, असेंट, ये तो बहुत इजी है। असेंट का मीनिंग क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय असेंट? ये तो बहुत इजी है, ये तो तुरंत आंसर आप लोग कर भी रहे होगे। एसेंट, देखो
एसेंट यानी कि आप किसी चीज से अग्री कर रहे हो, अग्रीमेंट, काइंड ऑफ अग्रीमेंट, व्हेन यू आर अग्रीइंग विथ समथिंग। अगर हम रिबफ की बात करें, एक अनकाइंड रिफ्यूजल होता है ऑफ समथिंग। क्या होता है? अनकाइंड रिफ्यूजल, यानी किसी चीज में रोक लगाना। तो ये तो इसका मीनिंग नहीं होगा। रिफ्यूज का मतलब भी होता है डिनाई करना, मना करना। क्लाइम मतलब होता है चढ़ना। कंफर्म मतलब किसी चीज को आपने कंफर्म कर दिया, और अग्री कर लिया मतलब अग्रीमेंट यानी असेंट। तो ऑप्शन नंबर 5 वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। अब इरप्शन, इसका अपोजिट मीनिंग बताना है। क्या बताना है? अपोजिट। अभी तक सेम मीनिंग बता रहे थे, अब अपोजिट बताना है। तो बताइए इरप्शन का अपोजिट क्या होगा, फटाफट से। इरप्शन, नाउ दिस वर्ड इज वेरी इजी। किसी चीज का इरप्शन होना यानी कि एक्सप्लोजन होना। फटाफट से, इरप्शन ऑफ समथिंग। आई होप ऑप्शंस दिख रहे होंगे, मैं साइड में हूं, बट इसका अपोजिट बताना है। देखो इरप्शन मतलब कि इरप्ट चीज है, यानी कि किसी चीज में कोई चीज एक सडन वॉयलेंट अटैक टाइप का जैसे नहीं होता है, सडन या वॉयलेंट एक अटैक होता है ना, तो उसके लिए हम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं देयर वाज अ वॉयलेंट इरप्शन ऑफ एंटी गवर्नमेंट फीलिंग, है ना। तो यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं, काइंडिंग समथिंग प्रोड्यूस बाय एन एक्ट ऑफ इरप्शन या इरप्टिंग समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग वॉयलेंट आप तरीके से कह सकते हैं, वॉयलेंट हो जाना, है ना, है ना, एक तरीके से इसको बोल सकते हो। एक्सेस क्या होगा, किसी चीज में आपने क्या किया, एक आपको कह सकते हैं एक्सेस मिल गया, है ना। एक्सेस एक EX होता है, उसका मतलब होता है कोई चीज ज्यादा, और एक कहते हैं एक्सेस इज डिनाइड, मतलब आप उसमें एंट्री नहीं ले सकते। और जब बात आती है वेंटिंग की, तो वेंटिंग मतलब होता है व्हेन यू आर गिविंग फ्री एक्सप्रेशन ऑफ, यू नो, किसी चीज को फ्री एक्सप्रेशन देते हैं, काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, फीलिंग से रिलेटेड है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन से रिलेटेड होता है आपका वेंटिंग। आउटबर्स्ट यानी कि इरप्ट कर देना, और रेस्ट्रेन मतलब किसी चीज को स्टॉप करना या कंट्रोल कर देना। तो इसका एंटोनिम क्या दिख रहा है? ऑब्वियसली रेस्ट्रेन, क्योंकि इरप्शन मतलब एकदम से विस्फोट हो जाना, है ना, कोई चीज एकदम से वॉयलेंट बढ़ जाना, और कंट्रोल मतलब रोक लगाना। तो करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, डिमोलिश। डिमोलिश का अपोजिट क्या होगा? डिमोलिश सभी को पता है क्या होता है, बताइए। और ये वर्ड्स टॉपल वगैरह जो इसमें दिए हैं सब आप लोगों ने पढ़े हैं, टॉपल हुआ, ऑब्लिटरेट हुआ, बताइए। टाइम इज रनिंग अप गाइस, बल्कि अप हो गया। देखो डिमोलिश मतलब होता है बेसिकली डिवास्टेट या डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय भी बोल सकते हो और डिवास्टेट भी बोल सकते हो। तो शिफ्ट तो होगा नहीं, पहली चीज। ऑब्लिटरेट का भी मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना अटरली, बहुत बुरी तरीके से, या आप बोल सकते हो वाइप आउट कर देना। ठीक, रिपीट मतलब दोहराना। और अगर हम टॉपल की बात करें तो टॉपल भी हमने आपको बताया हुआ है, किसी चीज से, या फॉल डाउन। हाँ, हम इसको कैसे बोल सकते हैं? फॉल डाउन, गिरना, टॉपल करना। कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, तो डिस्ट्रॉय आपका बिगाड़ना, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, तो यही आपका अपोजिट हो जाएगा। यस और नो? क्योंकि बाकी सब तो इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, पार्ज्ड। पार्ज्ड का अपोजिट क्या होगा? पार्ज्ड तो सभी को पता है किससे रिलेटेड है, बताइए। अपोजिट मीनिंग बताना है सभी को। थर्स्टी, एरिड, वेट, स्कॉर्च और ड्रॉटी। देखो पार्च मतलब होता है जो चीज, जैसे वेरी थर्स्टी, बहुत प्यासे जैसे होते हैं ना, उसके लिए यूज कर सकते हैं। और बेसिकली हम बोलते हैं जहां पे बहुत ज्यादा ड्राई होता है, गर्मी होती है, जैसे डेजर्ट रीजन्स जो होते हैं ना, डेजर्ट रीजन्स जो होते हैं वहां पे वेरी हॉट एंड ड्राई। तो थर्स्टी तो इसका सिनोनिम हो गया, हमें बताना है एंटोनिम। एरिड का भी मतलब क्या होता है? ड्राई। ठीक, वेट मतलब होता है गीला, स्कॉच मतलब एकदम जैसे खिंचाव जैसे नहीं होता, हमारी स्कॉर्चिंग हीट होती है जैसे, तो उसके लिए यूज करते हैं। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या? सिर्फ वेट। तो आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 3 एज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन जो आपको दिए हैं, एक सेंटेंस है
गिवन विद 4 वर्ड्स मार्क्ड ABCD। आपको बताना है क्या ये करेक्ट ऑर्डर में है या नहीं है ना। और अगर इनका करेक्ट अरेंजमेंट दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर 5 आप आंसर करेंगे, यानी कि वर्ड स्वैपिंग के सेंस में है ये। तो चलिए बताइए, द लॉ फर्म was mishandling by the lady for sued her lawsuit against the big corporation। यहां पे क्या करेक्शन होगा बताइए। The law firm was mishandling, was लगा है तो आप सभी को पता है कि was के बाद यहां पे verb की सेकेंड फॉर्म आएगी, क्योंकि ये क्या है आपका, ये क्या है आपका पास्ट टेंस में है और पैसिव फॉर्म में है। तो मिस हैंडलिंग तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो लॉ फॉर्म को क्या किया गया, सू कर दिया गया, किसके द्वारा, केस कर दिया गया। सू मतलब किसी चीज के ऊपर केस कर दिया गया, किसके द्वारा, बाय द लेडी। किस चीज के लिए किया गया, मिस हैंडलिंग दे हर लॉ सूट, उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाई अपने लॉ सूट को अगेंस्ट द बिग कॉर्पोरेशन। तो आपने जब इंटरचेंज देखा तो किस में देखा, ए और बी में। तो बिल्कुल सही जवाब भाई, ए और बी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टे ट्यून्ड विद मी, क्योंकि 30 on 30 क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और बाकी अगर जो नहीं होता है वो आप अपने होमवर्क में भी कर सकते हो, इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मैसी वॉज अरेंजिंग द रोजेस इन द फ्लावर वास व्हेन द वंडरफुल केम इन विद द ड्राइवर न्यूज। हाँ, विद द ड्राइवर न्यूज। चलो बताओ पहले यहाँ पे क्या हो सकता है अरेंजमेंट, फिर मैं बताऊं। Messi was arranging the roses in the flower vase. फटाफट, देखो मेसी वॉज अरेंजिंग दी रोजेस, अरेंज कर रही थी किसको, रोजेस को, किसमें, फ्लावर वास में। व्हेन अ वंडरफुल केम, तो वंडरफुल नहीं आता है, कौन आता है, ड्राइवर आता है। ड्राइवर आता है कैसी न्यूज के साथ, वंडरफुल न्यूज के साथ। तो यहाँ पे सी और डी आपस में स्वैप हो रहे कि नहीं हो रहे, बिल्कुल सही। तो आंसर मार्क कर देंगे सी और डी, राइट। चलो नेक्स्ट। द डेवलप्ड वेपन्स वॉज वेरी ईगर to declare war on the bankrupt nation, but they didn't know about the hidden country। बताइए यहाँ पे क्या वर्ड स्वैप की नीड है, कौन से वर्ड्स होंगे जो आपस में वर्ड स्वैप हो सकते हैं। फास्ट एवरीवन। द डेवलप्ड वेपन्स वॉज वेरी ईगर, तो वेपन्स बहुत ज्यादा ईगर होते हैं किसी चीज को करने के लिए, बताओ। या डेवलप्ड कंट्री होगी, हाँ बताओ, डेवलप्ड वेपन्स होंगे या डेवलप्ड कंट्री होगी। अगर आप देखेंगे तो डेवलप्ड कंट्री होनी चाहिए थी, विकसित कंट्रीज जो हैं, जो ऑलरेडी विकास कर चुकी हैं। तो डेवलप्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंट्री हो जाएगा, यानी डी आ जाएगा। वॉज वेरी ईगर, बहुत ज्यादा ईगर थी किस चीज के लिए, टू डिक्लेयर वॉर, बैंकरप्ट नेशन जो भी है उसमें वॉर डिक्लेयर करने के लिए। बट ये वो नहीं जानते थे, दे डिडंट नो अबाउट दी हिडन वेपन्स, लेकिन छुपे हथियार के बारे में वो नहीं जानते थे। तो यहाँ पे कौन स्वैप हो रहा है, ए और डी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ए डी। सिंपल, यस और नो, सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट। बिल्डिंग द मोस्ट अमेजिंग अम्यूजमेंट पार्क फॉर चिल्ड्रन वॉज अ ट्रू कम ड्रीम फॉर लेस्ली। अब ये देखो, अब बहुत इजी है, इसको तो आप इजीली कर लोगे कि मोस्ट अमेजिंग अम्यूजमेंट पार्क बनाना था, बनाने का जो एक ड्रीम है वो ट्रू हो गई। ऐसा होना चाहिए था ना, कहते नहीं माई ड्रीम कम ट्रू, मेरा सपना सच हो गया, या मेरा सच सपना हो गया। यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपका क्या आएगा, बिल्डिंग द मोस्ट अमेजिंग, बनाने के लिए, अमेजिंग अम्यूजमेंट पार्क किसके लिए, बच्चों के लिए। वो क्या था, वॉज अ ट्रू नहीं था, वॉज अ ड्रीम थी, दैट कम ट्रू किसके लिए, फॉर लेस्ली। तो सी और डी आपस में इंटरचेंज हो गए, तो आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 4 सी एंड डी। ओके, चलो नेक्स्ट। अब आपको 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको इन सभी सेंटेंसेस को करना है रीअरेंज, ठीक है, और फिर बताना है कि कौन सा सेंटेंस कहां आएगा। तो ये सेंटेंसेस आपके सामने हैं, मैं थोड़ा स्क्रीन से हट जाती हूं, फटाफट से बताओ यहाँ पे क्या आएगा।
इसका अरेंजमेंट क्या होगा, और बहुत इजी सेंटेंसेस दिए हुए हैं गाइस, ये मैं आपको बता दूं। टाइम इज रनिंग अप, सो फटाफट से आंसर करें। फास्ट एवरीवन। देखो क्या लिखा है, द मोस्ट कॉमन कॉजेज आर द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स एंड वोल्केनिक इरप्शन। जो मोस्ट कॉमन रीजंस हैं, जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में इधर उधर टकरा रही हैं या वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, ये सबसे कॉमन कॉजेज हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट द अकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बारे में प्रेडिक्शन करना इज almost impossible. There is significant damage and loss of human life following the earthquake. Earthquake से loss of human भी होता है, human life का भी नुकसान होता है, और बहुत सारे भी damages होते हैं। एक earthquake is a sudden violent shaking of the ground that lasts for a few seconds. अर्थ जब धरती हिलती है, भूकंप आता है, एक सडन एक वॉयलेंट शेकिंग ग्राउंड होता है जो कुछ समय के लिए होता है लेकिन सब बर्बाद कर देता है। ऑल्सो समटाइम्स इट अकर्स ड्यू टू ह्यूमन ऑपरेशंस लाइक माइनिंग, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। कभी कभी ये ह्यूमन एक्शंस की वजह से भी, ह्यूमन ऑपरेशंस की वजह से भी होता है, जैसे माइनिंग लोग करते हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं, उससे भी ये टेक्टोनिक प्लेट्स हिल जाती हैं। तो अर्थक्वेक के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो अगर आप अर्थक्वेक के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले, अगर आप पहले ये बताओ कि आप बात किसके बारे में कर रहे हो, कि जो अर्थक्वेक है, एंड यहीं से सेंटेंस स्टार्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। फिर अर्थक्वेक के बारे में और कहाँ लिखा है, इन दोनों में लिखा है। सिग्निफिकेंट डैमेज से पहले आप बताओगे कि ये इम्पॉसिबल है इसके बारे में प्रिडिक्शन करना कि कब होगा ये, और इसका जो मेन कॉज है वो अब ये हो जाएगा। तो जब ये आपका मेन कॉज हो जाएगा तो यहां पे उसके बाद आप बताओगे समटाइम्स ये क्यों होता है, ह्यूमन ऑपरेशंस की वजह से होता है। फिर आपका आएगा ये सी वाला 5 कि सिग्निफिकेंट डैमेज और लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ होता है। बाद में आप बताओगे क्या क्या डैमेज होता है फॉलोइंग दी अर्थक्वेक। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा DBAEC, इसका करेक्ट रीअरेंजमेंट हो जाएगा। यस और नो? तो अब यहां पे आप आंसर कर सकते हो। सेकेंड कौन सा है, बी, तो आंसर आप क्या मार्क किए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट। फर्स्ट क्या है यहाँ पे, फर्स्ट क्या है आपका, तो वो क्या था, फर्स्ट सेंटेंस डी था, तो आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे पूछा गया थर्ड सेंटेंस क्या है, तो सीधे सीधे बता दोगे मैम डी बी के बाद क्या आया था, ए आया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पूछा गया फोर्थ, तो फोर्थ क्या था हमारा, ऑब्वियसली ई था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ई। और फिर पूछा गया फिफ्थ, तो सीधा सीधा लास्ट हमारा तो यही था, सामने सामने है, तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर सी एज द करेक्ट आंसर। अरेंजमेंट एक बार बन जाता है तो फिर पांचों क्वेश्चंस करने में हमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। राइट एवरीबॉडी, समझ में आया? चलो भाई आगे देखो। Now you have to select the phrase या connector from the given 3 options which can be used to form a single sentence, जिससे कि सिंगल सेंटेंस बन जाए। समथिंग लाइक दैट ऐसे होगा। बताइए यहाँ पे क्या होगा, कौन सा कनेक्टर करेक्टली यूज होगा यहाँ पे, फटाफट से। फटाफट एवरीबॉडी, टाइम इज रनिंग अप। फास्ट एवरीवन। चलो लिखा है ही वॉज नॉट कन्विक्टेड, देयर वॉज नो सफिशियंट प्रूफ अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट कोई भी प्रूफ नहीं था। अब यहां पे लिखा है कॉन्विक्टेड। अगर हम बोले कॉन्विक्टेड, तो कॉन्विक्टेड मतलब क्या होता है, टू से ऑफिशियली इन अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट समबडी इज गिल्टी और क्राइम, मतलब वो क्रिमिनल है ना, ही इज गिल्टी ऑफ क्राइम। तो वाइल देयर वॉज नो सिग्निफिकेंट सफिशियंट प्रूफ, एज वेल एज मतलब उसके साथ ही साथ, और एज मतलब काइंड ऑफ एग्जाम्पल हम यूज करते हैं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपका करेक्टली कौन सा है जो करेक्टली यूज हो सकता है, इसमें लिखा है ही वॉज नॉट कन्विक्टेड, उसके ऊपर क्राइम अभी साबित नहीं हुआ था, बट देयर वॉज नो सिग्निफिकेंट सफिशिएंट प्रूफ अगेंस्ट हिम, क्योंकि उसके लिए उसके पास
भाई कन्विक्शन तब तक कि उसका क्राइम साबित नहीं हो सकता ना, जब तक कि उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ ना हो, है ना। तो वाइल तो होगा नहीं कि वाइल डूइंग दिस, ये कंटिन्यूअस मोशन को शो कर देगा, उसके साथ ही साथ एज वेल एज, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्टली खाली क्या फिल हो सकता है यहाँ पे कि एज देयर वाज नो सफिशिएंट प्रूफ अगेंस्ट हिम, सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 3 यानी ओनली 3 यहाँ पे करेक्टली आ जाएगा। नेक्स्ट, द पॉलिटिकल पार्टीज वर एंग्री, जो राजनीतिक पार्टीज थी वो गुस्सा थी। देयर प्लान हैड बीन इनइफेक्टिव, उनका प्लान क्योंकि फेल हो गया, एक तरीके से प्रभावित नहीं हुआ। तो बिकॉज मतलब कंट्रास्ट यानी रीजन, कंट्रास्ट नहीं रीजन बताता है, फॉर द रीजन, कारण के लिए। वाइल, आपको पता है कि वाइल डूइंग दिस, अगर आप बोलते हैं कि वाइल डूइंग दिस, तो यहां पे वाइल आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। वाइल आपका क्या होगा, मतलब जब ये काम हुआ, या ड्यूरिंग द टाइम, अभी मैंने बताया था ड्यूरिंग द टाइम। फिर यहां पे लिखा है कंपेयर टू अदर पार्टीज, भाई कंपैरिजन कहीं पे हो रहा है क्या, मुझे तो नहीं लगता कि हो रहा है। लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या थी, गुस्सा थी, क्योंकि उनका प्लान क्या हुआ, इनफेक्टिव था। तो रीजन ही तो बता रहे हैं, तो बिकॉज सबसे अप्रोप्रिएट हो जाएगा, तो आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 2, सबसे इजी। नेक्स्ट, ही स्टडीड वेरी हार्ड फॉर हिज बैंकिंग एग्जाम्स, उसने बहुत ही हार्ड स्टडी करी अपने बैंक एग्जाम्स के लिए। ही स्टिल फेल टू पास देम, इवन दो यानी कि ऑल्दो इन द स्पाइट ऑफ फैक्ट दैट, इसके बावजूद वो फेल हो गया, इन स्पाइट ऑफ फैक्ट दैट, ठीक। इवन इफ यू ऑल नो, इवन व्हेन ऑल यू ऑल नो, तो यहां पे करेक्टली क्या फिट होगा बताइए, कि उसने बहुत कड़ी मेहनत करी अपने बैंक एग्जाम के लिए, लेकिन फिर भी वो उनको पास नहीं कर पाया, फेल हो गया। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो कौन सा करेक्ट होगा, अगर इसका एग्जाम्पल आप देखें तो फर्स्ट सबसे करेक्ट है, तो आंसर हम मार्क कर देंगे। जो एप्रोप्रिएट है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी ओनली 1 इन दोनों सेंटेंसेस को सिंगल बनाने में एकदम अच्छे से मददगार होगा। यस और नो, है कि नहीं, है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, ही मस्ट बी अस्लीप, देयर इज नो लाइट इन हिज रूम, उसके कमरे में एकदम रोशनी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको नींद आ गई होगी, अस्लीप। तो फॉर मतलब होता है, देखो मैंने बताया अगर एज अ कंजंक्शन आ रहा है तो रीजन, हम बता देते हैं एज अ कंजंक्शन अगर आपका फॉर यूज हो रहा है तब, अदरवाइज फॉर तो यूज होता है फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, जनरली मतलब कॉमनली कोई बात हो, ऑल्सो मतलब इन एडिशन यानी ये भी। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, ही मस्ट बी अस्लीप, देयर इज नो लाइट इन हिज रूम, क्योंकि एक रीजन ही तो दे रहा है, या ऑल्सो या जनरली, ही मस्ट बी अस्लीप, मस्ट बी मतलब सो जाएगा वो। तो यहां पे अगर आप देखें तो सिर्फ रीजन बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 यानी ओनली 1 कैन बी फिटेड ओवर हियर, जो इन दोनों सेंटेंसेस को सिंगल सेंटेंस बनाने में अच्छे से मददगार होगा। राइट एवरीबॉडी, चलो नेक्स्ट देखो। अब आपको पैसेज पढ़ना है और बेस्ट आंसर चूज करना है फॉर ईच क्वेश्चन। तो पैसेज आपके सामने है, बहुत छोटा सा पैसेज है, चाइना से रिलेटेड है कि ये बिगेस्ट एनिमी है किसका, भारत का। तो फटाफट से इसको रीड आउट करिए सभी लोग, एवरीबॉडी फास्ट। मोनिका जैन 42, होम मेकर एंड मदर ऑफ 2, 2 बच्चों की मदर थी, अपने 5 बेडरूम के अपार्टमेंट में रोहिणी नगर में नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में रहती थी। While millions of people will buy streams of lights and other decorations to illuminate their houses for दिवाली, दिवाली के लिए बाकी सभी लोग क्या करते थे, लाइट्स खरीद रहे थे, डेकोरेशंस कर रहे थे। उसी जगह पे अगर देखा जाए मोस्टली मास मैन्युफैक्चर इन चाइना, खास करके ये जो लाइटनिंग होती है कहाँ बनती है, चाइना की होती है, चाइनीज लाइट्स होती है। सो दिस फैमिली इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन, और ये फैमिली इसके एकदम अगेंस्ट थी, इसलिए वो लाइट्स नहीं यूज कर रही थी। एंड हीडिंग द कॉल ऑफ गॉडमैन टर्न बिजनेसमैन रामदेव टू बायकॉट प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम, बायकॉट मतलब एकदम बैन, मतलब उन्होंने एकदम बायकॉट कर दिया था कि भैया हम इनका प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, चाइनीज प्रोडक्ट। मिलिट्री रेटोरिक, रेटोरिक मतलब चाइना हैड बीन अक्यूज्ड ऑफ स्टैंडिंग विद पाकिस्तान डेज आफ्टर द मिलिटेंट अटैक्स इन कश्मीर इन सितंबर में जो मिलिटेंट अटैक्स हुए थे कश्मीर में, उसमें ये देखा गया कि चाइना क्योंकि पाकिस्तान के साथ है, इसीलिए वो एक रेटोरिक, एक भाषा में आ गया। इनसाइटेड द ऑकर रोब क्लैड बाबा टू डिमांड एन इकोनॉमिक ब्लॉकेड and on the ground fervent nationalists and devoted followers like Jan got the ball rolling। तो जब यहाँ पे देखो एक आपका idiom यूज हुआ है बॉल रोलिंग,
अगर हम बॉल रोलिंग की बात करते हैं तो व्हाट इज दिस बॉल रोलिंग, यानी गेट द बॉल रोल, जैसे एक होता है ना गॉट द बॉल रोलिंग, इसका मतलब ये हो गया। और जैसे कि जो बाकी डिवोटेड फॉलोअर्स हैं उनको एक क्या मिल गया, उन्होंने दे हैव स्टार्टेड डूइंग एनीथिंग, दैट व्हेन यू आर मेकिंग अ स्टार्ट, आप कोई चीज की बिगिनिंग कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, तो उसके लिए यहाँ पे यूज करते हैं। स्कैटर्ड मतलब एकदम बिखरा हुआ, बिखरा हुआ। अक्रॉस द कंट्री फैमिलीज एंड इंडिविजुअल्स स्टार्टेड टू शन चाइनीज गुड्स, चाइनीज गुड्स पे एकदम रोक लगा दिया। Even as opportunistic fringe of elements got into the act, Jain and family are not alone in this distrust of China. मतलब जैन और फैमिली खाली अकेले नहीं थे इसमें डिस्ट्रस्ट ऑफ चाइना पे, एंड ऑल थिंग्स चाइनीज। Some since Chinese products in the past have been found to be contaminated. Contaminated मतलब polluted थे कुछ उसमें से Chinese products, जैसे बेबी फूड हो गया, टॉयज हो गए। They are all an easy target for hoaxes. कहीं ना कहीं वो एक सबसे बड़ा हॉक्स के लिए क्या था, इजी टारगेट था। तो अगर हम बात करें व्हाट इज दिस होक्स, एक ट्रिक थी टू मेक पीपल बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, मतलब किसी को विश्वास दिलाना जो यानी कहीं ना कहीं डिसेप्टिव एक तरीके से था, ट्रिकी था, तो वो होता है हॉक्स। 2 वीक्स अगो, अगर 2 हफ्ते पहले देखा जाए तो केरला वॉज अ फ्लटर ओवर रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे अभी हमने वोकैबुलरी आपको याद होगा, फ्लटर वर्ड हमने एक पढ़ा था। व्हाट इज दिस वर्ड मीन, फ्लटर मतलब व्हेन यू मूव क्विकली और लाइटली, है ना। एक फेक प्लास्टिक एक्स भी आए थे चाइना से, देवर बीइंग सोल्ड इन सुपरमार्केट्स में बेचे गए। सोशल मीडिया ने इस चीज को विटनेस किया, एक्टिव कैंपेन्स किए, सीकिंग बाइकॉट ऑफ चाइनीज मेड प्रोडक्ट्स, उन्होंने बाइकॉट करने का सोचा कि जितने भी चाइनीज मेड प्रोडक्ट्स हैं दिवाली में भारत में ये बाइकॉट करे जाएंगे। They urge Indians to shun Chinese made products and buy Indian made products index, और उन्होंने बोला कि आप चाइनीज प्रोडक्ट्स की बजाय इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज करें, ठीक। However, this unfeasible prospect of a boycott of Chinese goods has started hurting Indian retailers. कहीं ना कहीं चाइनीज गुड्स की वजह से जो चाइनीज गुड बाइकआउट हो गए, तो भाई इंडियन रिटेलर और होलसेलर जो है इसमें सबसे ज्यादा जो पैसा कमा रहे थे उनमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा। So in the light of recent tension between India and Pakistan, China has aligned itself openly with Pakistan, drawing the ire of the common Indians. तो drawing the एक ire है ना, तो what is this ire? अगर मैं आपसे बोलूं ire क्या होता है, एक एंगर, गुस्सा। ire क्या होता है, जो गुस्सा होता है उसके बारे में बात करें। A large section has taken to social media and also spreading the call for boycott by word of mouth. माउथ पब्लिसिटी हो रही थी कि भैया इसको बाइकआउट करना है। एक कॉन्फेडरेशन हुआ ऑफ इंडिया ट्रेडर्स का, रिसेंटली प्रिडिक्टेड, उन्होंने रिसेंटली ये प्रिडिक्ट किया, जो ट्रेडर्स हैं एक्सपेक्ट दे विल सफर एटलीस्ट 30% लॉस, 30% का लॉस होगा ड्यू टू द बाइकआउट ऑफ चाइनीज मेड प्रोडक्ट्स होंगे उनके बाइकआउट की वजह से। सो बाइकआउट ऑफ प्रोडक्ट्स एट अ टाइम when long-term plans have not yet fully yielded results causes negative impact at home. कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट हमारे घरों में पड़ता है। Without suitable Indian alternatives, boycotting Chinese product hurts the earning of the Indian trader who has invested his money in them and now is unable to sell them off to earn the money back. भैया ये सबसे ज्यादा फर्क किसमें पड़ा, जो इंडियन अल्टरनेटिव्स क्या क्या थे। अगर चाइनीज प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर दिया गया, कोई खरीदेगा ही नहीं, तो जितने भी भारतीय बिजनेसमैन हैं, इंडियन ट्रेडर हैं, जिन्होंने अपना पैसा ऑलरेडी उसमें इन्वेस्ट कर दिया, अब उनको कोई खरीदेगा नहीं, तो भाई उनका पैसा तो वेस्ट हो गया, लॉस हो गया उनको। एंड इफ दीज बाइकआउट्स आर टू टेक प्लेस दे नीड टू बी टेकन एट द रूट, और अगर ये बाइकआउट लेने हैं तो एकदम जड़ से इनको मिटाना होगा। However, almost every product used in our daily life has some prominent element that is Chinese. हालांकि अगर हम देखें तो जितने भी ऑलमोस्ट हम डेली यूज प्रोडक्ट्स करते हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, चाइनीज ही कुछ ना कुछ एलिमेंट उसमें होता है। So this demand just proves to be unfeasible, और ये डिमांड जो एक बैन करने वाली, बाइकआउट करने वाली है, कहीं ना कहीं अनफिजिबल है, इम्पल्सिव है एंड नॉट वेल थॉट आउट। इन अदर वर्ड्स अगर बोलें, द थ्रेट इज मोर अ बाग देन अ बाइट। एक ये आपने इडियम सुना होगा कि मोर अ बाग, काटने से ज्यादा चिल्लाना, काटने से ज्यादा चिल्लाना, यानी कि दैट द थिंग्स विच सीम्स मोर अनप्लीजेंट और हॉस्टाइल देन दे रियली आर, अगर वो रियलिटी से कहीं ज्यादा अनप्लीजेंट है, ठीक है। तो ये आपका पैसेज है, यानी कि चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर पूरा का पूरा ये पैसेज था कि उनको बाइकआउट कैसे किया जाए, अगर कर दिया जाएगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा, तो कॉज एंड इफेक्ट भी पूरी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। यू हैव टू चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रेटोरिक। तो रेटोरिक का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, फटाफट से बताइए। सिनोनिम, टाइम स्टार्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट स्टोरी तो मैंने बताई दी है, अभी तो आप लोग मीनिंग बताओ। रेटोरिक,
हाइपरबोल, क्वाइट, कॉन्साइसनेस, इकोनॉमिक या कर्टनेस, रेटोरिक। देखो, रेटोरिक काइंड ऑफ एक राइटिंग या स्पीच होती है जस्ट टू इन्फ्लुएंस पीपल, है ना, काइंड ऑफ अ राइटिंग और स्पीच टू इन्फ्लुएंस पीपल, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, है ना। लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप अगर इसको यूज करते हैं तो होता है रेटोरिक। तो यहां पे इसका अगर हम आप अगर बोले तो इसका सिनोनिम क्या होगा? हाइपरबोल, क्वाइट, कंसाइजनेस, इकोनॉमिक या कर्टनेस। तो अगर हाइपरबोल बोलेंगे तो ये भी आपका एकदम करेक्ट सिनोनिम है, क्योंकि सेम मीनिंग ही देता है, कभी कभी डेंजरस भी हो सकता है। क्वाइट मतलब शांत रहना, कंसाइजनेस मतलब होता है अपनी बात को बहुत ही ब्रीफ वे में कहना, बहुत कम शब्दों में बता देना। इकोनॉमिक मतलब जो चीजें सफिशिएंट है। कर्टनेस इज रूडली ब्रीफ, है ना, रूडली ब्रीफ जो होता है उसके लिए हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, व्हाट फेक थिंग्स मेड द स्टेट ऑफ केरला पैनिक? केरला किस चीज से पैनिक हो गया था? तो ये तो पता ही है, फेक बेबी फूड, फेक प्लास्टिक एग्स, लीड इन टॉयज, फेक प्लास्टिक राइस या फेक क्रैकर्स। तो सबसे पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, बताइए। सबसे ज्यादा पैनिक किस चीज पे हुआ था? फेक चीजें तो आ रही थी, यहाँ पे कंफ्यूजन का पार्ट भी बनेगा, लेकिन सबसे ज्यादा क्या चीजें थी केरला को पैनिक किया था? फटाफट से बताइए। फेक प्लास्टिक एग्स, वेरी गुड। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आपको करेक्ट मीनिंग चूज करना है। मोर अ बार्क देन अ बाइट, इसका मीनिंग क्या होगा? समथिंग नॉट एज अनप्लीजेंट एज थॉट टू बी, द बार्किंग ऑफ अ डॉग, द ऑनसेट ऑफ रेबीज, द अनप्लीजेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ या इनवॉलेंट्री थ्रेट। बताइए फटाफट। इनवॉलेंट्री थ्रेट मतलब क्या होता है? जो अनविलिंगनेस थ्रेट होता है, डर, जिसका कोई मतलब नहीं। तो मोर अ बार्क देन अ बाइट मतलब किसी चीज को करने से ज्यादा उसको बार बार बोलना, है ना। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो समथिंग नॉट एज अनप्लीजेंट एज थॉट टू बी, मतलब कोई चीज सत्य नहीं है लेकिन फिर भी उस पर हम बराबर बोले जा रहे हैं। तो यहां पे इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, हु हैज प्रेडिक्टेड द 30% लॉस ऑफ ट्रेडर्स ड्यू टू द बायकॉट ऑफ चाइनीज मेड प्रोडक्ट्स? किसने इस चीज का प्रेडिक्शन किया था कि जो 30% लॉस होगा ट्रेडर्स को इस बायकॉट से? कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया होलसेलर्स, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया सेलर्स, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस या फैक्ट्री वर्कर्स या ऑल इंडिया ट्रेडर्स? नाउ दिस वन इज वेरी इजी, तो लास्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन थी। फटाफट एवरीबॉडी। वेरी गुड, यहां पे आपका होगा ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ये प्रेडिक्शन किया था। नेक्स्ट, यू हैव टू चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ बायकॉट। बॉयकॉट का एंटोनिम क्या होगा, यानी कि अपोजिट। बायकॉट वो एक तरीके से रोक लगा देना ना किसी चीज पे, है ना, बहिष्कार करना बेसिकली। आप मना कर देते हैं, रिफ्यूजल में एक सेंस में आ जाता है। तो अवॉइड, एक्सक्लूड, सैंक्शन, आउटलॉ या प्रोहिबिट। बायकॉट मतलब क्या होता है? टू रिफ्यूज, है ना, टू परचेज बिकॉज ऑफ डिसअप्रूवल, है ना। तो वो आप यहां पे देखेंगे तो सैंक्शन मतलब क्या होता है? किसी चीज को परमिशन दे देना, परमिट कर देना, अलाउ कर देना। अवॉइड, एक्सक्लूड, आउटलॉ, प्रोहिबिट, ये सभी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा? सैंक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाई डू इंडियंस हैव अ जनरल डिस्ट्रस्ट फॉर चाइनीज प्रोडक्ट्स? चाइनीज प्रोडक्ट्स के लिए भारतीयों का एक जनरल डिस्ट्रस्ट यानी कि अविश्वास क्यों है?
In the past, Chinese products have been found to be fake या contaminated पाए गए. Chinese products are substandard compared to Indian products. India lost China once in a war, has the general discussed. Since China occupied certain parts of any northeast India, Indians have mistrusted Chinese. China charges high rate of interest and this has created distrust amongst the Indian traders. तो देखो एक बात बता दूं, ये पॉइंट्स तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देखोगे कि इस जैसा कुछ है ही नहीं भाई. उसके फेक प्रोडक्ट्स और कंटामिनेटेड यानी कि इन्फेक्टेड प्रोडक्ट्स पाए गए, बेकार प्रोडक्ट्स पाए गए, फेक प्रोडक्ट्स पाए गए, इसलिए ऐसा है. तो ऑप्शन नंबर 1 एकदम अप्रोप्रिएट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी पैसेज. राइट, मूविंग फर्दर. अब यहाँ पे आज हमने करे हैं पूरे के पूरे 30 on 30 क्वेश्चंस. पैसेज भी था, वर्ड यूसेज भी था, फिल इन द ब्लैंक्स भी थी और आपका सेंटेंस या फ्रेज कनेक्टर भी था. तो सारे क्वेश्चंस हमने करे हैं. अगर आप थॉरली रीड करते हैं तो यहाँ पे आप काफी अच्छे से इसको परफॉर्म कर सकते हैं एंड यू कैन गेट 30 on 30 इन एवरी क्वेश्चन. सो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए एंड अगेन हैप्पी गांधी जयंती टू एवरीबॉडी. थैंक यू. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.